हेलो दोस्तों, मां अमरदीप का ध्यान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिडन चार्जेस के बारे में। अगर आप होम लोन लेते हैं सारे देश में किसी भी बैंक से, किसी भी एनबीएफसी कंपनी से, नॉन बैंकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से या एचएफसी कंपनी से, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से, सारे देश में कहीं भी होम लोन अगर आप लेते हैं तो इनके बहुत से हिडन चार्जेस होते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप उसका ध्यान रखेंगे तो आपके लाखों रुपए इसमें बच सकते हैं होम लोन लेते टाइम। सबसे पहले तो किसी भी बैंक या एनबीएफसी या एचएफसी कंपनी से जब हम लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक उनकी प्रोसेसिंग फीस होती है। ज्यादातर होम लोन में मैंने देखा है 25 पैसे से लेके 1 रुपए तक प्रोसेसिंग फीस होती है। किसी की 25 पैसे, किसी की 50, किसी की 75, किसी की 1 रुपया, लगभग 1 रुपए तक मैक्सिमम। वो भी एनबीएफसी कंपनी की किसी की पाएगी, बैंकों की इतनी ज्यादा नहीं होती, इतनी इनकी प्रोसेसिंग फीस होती है। आप उस प्रोसेसिंग फीस पे नेगोशिएट कर सकते हैं उस बैंक से, जिस बैंक या एनबीएफसी कंपनी से आप लोन ले रहे हैं। अब कुछ बैंक या एनबीएफसी कंपनी ऐसा भी होता है उसके बाद कुछ चार्जेस और लेते हैं, क्योंकि बहुत से बैंक और एनबीएफसी कंपनियों ने डीएसए बैठाए हुए हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। वो उसके द्वारा होम लोन बेचते हैं। उनको कई बैंक तो 30 पैसे कमीशन देते हैं, कई बैंक एनबीएफसी कंपनी 50 पैसे तक भी उनको कमीशन देती है। अब सवाल यह है कि वो 30 पैसे या 50 पैसे, आधा % जो फीस डीएसए को देते हैं, वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी अपनी जेब से नहीं देता। वो एक नया नाम रख के उसका वो आपसे चार्जेस कर लेता है। आप ये ध्यान रखें, अगर आपको होम लोन लेना भी है तो बजाय आप डीएसए से लेने के आप डायरेक्ट ही खुद ही ले सकते हैं, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन भी मिल रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी किसी तरह की नहीं है। और अगर आप किसी कस्बे में रहते हैं, आजकल तो कस्बों में भी बैंक खुले हुए हैं और शहरों में तो सारों में लगभग सारे बैंकों की एनबीएफसी कंपनी की ब्रांच है। तो सबसे पहले तो ये हो गया इनके हिडन चार्जेस। और क्या है, और ये आपसे क्या लेते हैं, ये लेते हैं लीगल सर्च रिपोर्ट। एक होती है लीगल सर्च रिपोर्ट। वो क्या होती है, जब कोई आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी का टाइटल ये चेक करते हैं और वो कितनी बार बिकी है, जब से उस कॉलोनाइजर ने, बिल्डर ने, जिसने उसको बनाया था, बसाया था, उससे लेके जब से अलॉटमेंट लेटर इशू हुआ है उससे लेके आज तक जब आप उस प्रॉपर्टी पे लोन लेने के लिए गए हैं तो वो कितनी बार बिक चुकी है, वो सारा टाइटल क्लियर है तो नहीं है, कहीं किसी का लोन तो नहीं है, कहीं किसी तरह का और डिस्प्यूट तो नहीं है, कहीं कोई कोर्ट केस तो नहीं चला हुआ। ये जो होते हैं लीगल सर्च रिपोर्ट, इनके वकील होते हैं सारे देश में, इन्होंने हायर किए हुए हैं परमन पे या केस के हिसाब से, तो ये उसकी फीस भी आपसे लेते हैं। दूसरी फीस ये किस चीज की लेते हैं, टेक्निकल, मतलब उस जो आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इन्होंने एक वैल्यूअर हायर किया हुआ है जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू लगाता है। क्योंकि अगर आप उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपए बैंक को जाकर बोल रहे हैं, वो उसको ऐसे बोलने से नहीं मानते। वो जो उनका वैल्यूअर होता है वो बैंक के फेथ में ही काम करता है, उसी की फेवर में ही वो डिसीजन अपना देता है। वो क्या करता है, अगर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपए है तो वो उसको लगभग 30% कम कर देता है। वो मार्केट में सर्वे करके बैंक को बताता है कि ये है 35 लाख रुपए की। अब बैंक हमारी बात नहीं मानेगा, आपकी बात नहीं मानेगा, वो उसी आदमी की बात मानेगा जो उसका सर्वेयर है। फीस आपसे लेगा उसकी, लेकिन बात वो उसी की मानेगा। वो बैंक को बचाने के लिए बैठा है। अब उसने क्या किया, 30% वैल्यू आपकी पहले ही घटा दी। उसने आपके उस फ्लैट का, मकान का, दुकान का, जिस भी चीज पे आप लोन ले रहे हैं उसने उसकी कीमत ही 35 लाख रुपए बता दी। अब जब उसकी कीमत 35 लाख रुपए होगी तो उस 35 लाख का 60 से 85, मैक्सिमम 85% तक आपका लोन होगा। तो उस चीज की भी फीस लेते हैं। देखने और समझने योग्य बात यह है कि आज की डेट में
प्रॉपर्टी चाहे कितनी भी सस्ती होगी है, फिर भी उसको खरीदते टाइम लोग 80 से 85% आदमी लोन लेते हैं, और जो वो 15 से 20% आदमी जो लोन नहीं लेते वो भी कहीं ना कहीं से कोई जमीन मकान दुकान कोई चीज बेच के आने के बाद ही प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अदरवाइज कोई आदमी ये सोचे कि मैं 50 लाख रुपए इकट्ठे करके मैं ये प्रॉपर्टी लूंगा, तो जब तक वो 10 साल में 15 साल में वो 50 लाख रुपए इकट्ठे करेगा उस प्रॉपर्टी की कीमत 5 करोड़ रुपए हो जाएगी। यही कारण है कि वो होम लोन लेके उस प्रॉपर्टी को खरीदते हैं। और आज की डेट में सुनहरा मौका ये है कि सारे देश में प्रॉपर्टी का लगभग 50% रेट खत्म हो चुका है, टूट चुका है। लगभग आज से 10 साल पहले भी जो चीज का जो रेट था 100 रुपए रेट था, तो वो आज आपको 50 नहीं तो 60 रुपए में इजिली वो आपको मिल जाएगी। और दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन के इतने कम हो गए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। 10 साल पहले 11-12% पे होम लोन मिलता था, आज की डेट में 6 रुपए 35 पैसे पे भी होम लोन मिल रहा है। LIC आपको प्रोवाइड करवा रही है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं तो आप उधर चले जाइए। अब बात आती है हिडन चार्जेस और क्या क्या होते हैं बैंक के। फोरक्लोजर चार्जेस, जब आप लोन लेने जाएं, ज्यादातर लोग इस बारे में डिस्कस नहीं करते, समझते नहीं। जब आपने लोन लिया आप अपने बैंक से बात कीजिए, भाई फोरक्लोजर का चार्जेस क्या है। फोरक्लोजर मीन्स भाई भविष्य में आपको, आपने 50 लाख रुपए का मान लो लोन ले लिया, 5-7 साल आपने चलाया, ज्यादातर लोग 20 साल का लोन लेते हैं। अगर आपने 5-7 साल चलाया, आपके कहीं से 10-15-20 लाख रुपए कहीं से आपके पास आ गए और आप ये सोच रहे हैं कि मैं 10-15-20 लाख रुपए बीच में इनके भर दूं ताकि मेरी या तो मेरी किस्त कम हो जाए या मेरा टर्नओवर कम हो जाए लोन का। तो बैंक आजकल तो RBI की गाइडलाइंस के अनुसार जो नए लोन हो रहे हैं उन पे तो जो ये चार्जेस हैं, अगर आपकी खुद से वो पैसा आपका पर्सनल है, कहीं से भी आपके पर्सनल आया है, तो वो चार्जेस ज्यादातर बैंक या NBFC कंपनी नहीं लेती हैं। लेकिन अगर आप लोन को ट्रांसफर करवा रहे हैं, अदर बैंक में लेके जा रहे हैं या अदर NBFC कंपनी में लेके जा रहे हैं, क्योंकि लोन ट्रांसफर करना अलाउड है। जैसे नंबर पोर्टेबिलिटी आ गई है, आप आइडिया का नंबर जियो में करवा सकते हैं, जियो का एयरटेल में करवा सकते हैं, आपका नंबर भी वही रहेगा, आपका सर्विस प्रोवाइडर बदल जाएगा। ऐसे ही आपका लोन भी वही सेम रहेगा, आपका बैंक या NBFC कंपनी बदल जाएगी। वो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो अपना ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि मेरे देखने में आया कि अगर किसी आदमी ने आज से 10 साल पहले लोन लिया और वो 12% पे लिया है और है उसका 20 साल का, और आज क्योंकि 6 रुपए 35 पैसे पे भी अवेलेबल है, नहीं तो उसको 7-8% पे इजिली मिल जाएगा, तो वो क्यों 4-5% अगले 10 साल तक एक्स्ट्रा भरेगा। तो वो चाहे तो अपना लोन ट्रांसफर करवा सकता है, लेकिन ये उसके ऊपर फीस लगा देते हैं, लगभग 1-2% प्लंटी लगा देते हैं फोरक्लोजर चार्जेस के नाम की। इसके अलावा इनके और क्या चार्जेस होते हैं। मान लो आपने रजिस्ट्री करवा ली, रजिस्ट्री करवाने से आपको लोन मिल गया, लोन की रजिस्ट्री होने के बाद जो डीड होती है, जो रजिस्ट्री की कॉपी होती है ओरिजिनल, वो बैंक अपने पास रख लेता है। उसका भी एक तो एग्रीमेंट पहले करता है आपको लोन देने से पहले, उसका डीड के रखने का भी एक एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर पे वो करते हैं। अलग अलग अपनी अपनी बैंक अलग अलग भाषा में उसको अलग अलग कहते हैं, लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में मैं उसको एग्रीमेंट ही बोलूंगा कि बैंक ये एग्रीमेंट करता है कि मैंने अपनी पूरी होशोवास में बिना किसी दबाव के अपनी रजिस्ट्री बैंक के पास रखती है। उसमें भी लगभग 0.1 से लेकर 0.2% चार्जेस होते हैं। अगर आपका ने लिया है वो 50 लाख रुपए का लोन है, तो आपके 5 से 10 हजार रुपए उसमें लग सकते हैं। आप ये नेगोशिएट करके इन चीजों को पहले उसको लेस भी, टोटल लेस भी करवा सकते हैं और कम भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस बारे में पता हो। दूसरा, अगर आपने रजिस्ट्री करवा ली, बैंक के पास रख दी और वो बैंक ने तो वहां से ले लेता है, आपको क्या करना चाहिए, उस रजिस्ट्री की फोटोकॉपी आपको अपने पास रख लेनी चाहिए। क्योंकि फ्यूचर में अगर आपका कभी सेल करने का मन है तो बैंक आपको सेल करने से नहीं रोक सकता है। बस बैंक की एक कंडीशन है कि आप उस फोटोकॉपी के ऊपर कभी भी रजिस्ट्री नहीं होती, वो मकान आपका जो भी चीज होगी, चाहे फ्लैट हो कुछ भी, वो सेल नहीं होगा।
सेल होगा ओरिजिनल रजिस्ट्री के ऊपर, सारे देश में यही नियम है। पर आप उस फोटो कॉपी के ऊपर, क्योंकि आपके पास उस मकान का कब्जा है, तो आप किसी पार्टी से उसका बयाना ले सकते हैं, उसका एग्रीमेंट कर सकते हैं। एग्रीमेंट करने के बाद बैंक के पास आप चले जाइए, आप उतने पैसे उस आदमी से ले लीजिए बयाने के टाइम पे जितना पैसा आपको बैंक को पे करना है। तो बैंक का आप पैसा पे करने के बाद बैंक आपको रजिस्ट्री प्रोवाइड करवा देगा और उसके बाद बैंक आपको एनओसी दे देगा, फिर आप उसके नाम रजिस्ट्री करवा सकते हैं। लेकिन बैंक के इसमें भी हिडन चार्जेस ये हैं कि क्योंकि बैंक की ज्यादातर बैंकों का एक अलग अलग जगह इनकी डिपॉजिटरी होती है कि ये एक जगह तक पर अपनी रजिस्ट्रियां नहीं रखते। फॉर एग्जांपल किसी ने करनाल से करवाया, चरखी दादरी से करवाया, पानीपत से करवाया, ग्रोंडे से करवाया, तो इनकी एक डिपॉजिटरी होती है, वो ज्यादातर किसी की बॉम्बे में है, किसी की साउथ में है, किसी की कहीं पे है। तो ये क्या करेंगे, अगर आपने सारा पैसा भी पे कर दिया, आप सोचो भाई मैंने सारा पैसा दे दिया, दे मेरी रजिस्ट्री, उसके पास रजिस्ट्री आई नहीं, ज्यादातर बैंकों के पास नहीं होती, वो आगे डिपॉजिट करवा देते हैं, वो फिर वहां पे मेल भेजेंगे और फिर वहां से कोरियर से आएगा, उसकी भी बैंक 1-2 हजार रुपए उसकी भी फीस ले लेते हैं। तो ये आपको सारी बातें लोन लेने से पहले मद्देनजर रखनी चाहिए। और एक चीज और जो सबसे मेन है, जब भी आपका लोन लेने का मन बने, किसी भी मकान के ऊपर होम लोन लेने का मन बने, सबसे पहले आप, चाहे आपका अकाउंट प्राइवेट बैंक में है, आप ये ना सोचिए कि ये मेरा बैंक है। अरे भाई साहब, वो तो अपना व्यापार करने के लिए बैठे, उनकी तो दुकान है, हम उसको बैंक कह रहे हैं, उनकी तो दुकान है, वो तो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। आप ये ना सोचिए यार कि ये मेरा बैंक है, मैं इससे ले लूं, क्योंकि दिल से थोड़ा जुड़ा हो जाता है। जब हम 10-15 साल एक ही बैंक में जाते हैं तो कुछ आदमी हमें जानने भी लग जाते हैं, पर उनकी बदली भी होती रहती है, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप अपना पैसा बचाने के लिए सबसे पहले नेशनलाइज्ड बैंक के पास चाहिए। ओरिएंटल बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक का तो खैर आजकल ओरिएंटल बैंक में विलय हो गया, और बहुत से बैंक है जो भी सरकारी बैंक आज से 25 साल पहले भी काम कर रहे थे। आप उनके पास जाइए, उनकी प्रोसेसिंग फीस भी कम होती है और बेफालतू के खर्चे उनके इतने ज्यादा हिडन चार्जेस कुछ तो होते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते। किसी वजह से आपका थोड़ा सिविल कम है या वो आपको कम लोन अमाउंट दे रहे हैं, तो आप उसके बाद अगर नेशनलाइज बैंक में ना कर दिया तो आप दूसरे, तीसरे, पांचवें नेशनलाइज बैंक के पास ना जाइए, क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी, चोर चोर मुसेरे भाई। भाई सारे तो व्यापार करने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं है कि ये बैंक अगर नेशनलाइज नहीं दे रहा है तो आप मान के चले आपको कोई भी नेशनलाइज बैंक नहीं देगा, क्योंकि ग्राहक किसी को बुरा नहीं लगता। जितने नेशनलाइज बैंक है इनकी लगभग टर्म कंडीशन लगभग सबकी सेम है। उसके बाद आप प्राइवेट बैंक की तरफ रुख कर सकते हैं, आईसीआई, एचडीएफसी और भी बहुत से प्राइवेट बैंक आप उनकी तरफ जा सकते हैं। उनका थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, वहां पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी कारण से उन्होंने भी ना कर दिया, उसके बाद आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के पास जा सकते हैं, एनएचएफसी। लगभग मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए इनके पास, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। अगर आप एलआईसी से लोन करवा रहे हैं तो 6 रुपए 35 पैसे पे, नेशनलाइज से करवा रहे हैं हो सकता है 6.25, 6.5-7 रुपए तक मिल जाए, और एनबीएफसी के पास जाएंगे हो सकता है वो आपसे 14% मांगे, तो लगभग वो डबल रेट हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो जब आप कैलकुलेशन करेंगे अगले 20 साल में, अभी तो 7% लग रहा है, वो लाखों रुपए में आपको उनको फालतू देने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको जरूरत है, सिविल खराब है, वो कम लोन दे रहे हैं, तो एनबीएफसी वगैरह थोड़ा ज्यादा लोन दे देते हैं, कुछ बातों को इग्नोर कर देते हैं। वो इनकी मजबूरी भी होती है, क्योंकि इनको पता है कि ये मेरे पास लोन लेने आया तो इसको सरकारी बैंक में लोन नहीं मिल रहा है, ना ही प्राइवेट में, इसीलिए वो मेरे पास है। उसको आपके जाने से पहले ही पता है, तो उसको कुछ टर्म कंडीशन उनकी कम होती है, लेकिन उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज्यादा होता है। अगर वो भी ना कर दे तो फिर भी आपको लोन मिल सकता है। एचएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, वो आपको डैम श्योर है कि होम लोन दे देंगी, लेकिन वो सबके उस्ताद है। उनका लोन 24 से 25% तक भी मैंने देखा है पर ईयर का। कहां आपको 6 रुपए 35 पैसे पे भी मिल सकता है, और कहां वो 24 रुपए पे 24% पे अपना लोन दे रहे हैं, 4 गुना ज्यादा आपसे ब्याज ले रहे हैं। लेकिन आपको देखने और समझने योग्य ये बात है कि अगर आपको नहीं मिल रहा है, आपको जरूरत है,
तो वो आपका फुद्दू बना रहे हैं, आप उनका फुद्दू बना दीजिए, आप उनसे लोन ले लीजिए। लोन लेने के बाद जितनी गवर्नमेंट की टर्म कंडीशन है उतने टाइम के बाद जैसे लोन पोर्टेबिलिटी, अगर आपने अपनी मार्केट सही रखी, आपका ईसीएस कोई बाउंस नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से आपकी पेमेंट होती है, रिफंड जो उनकी वह ईएमआई जाएगी वो ईसीएस से जाती है। अगर आपने 2-3 साल वो अच्छे से चला लिया, आपकी कोई किस्त बाउंस नहीं हुई, तो आपको सारे बैंक और सरकारी बैंक भी आपको लोन देने के, लोन ट्रांसफर करने के लिए अलाउड हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो आप उस 24% से या 15% से आप 10% पे भी आ सकते हैं, 8% पे भी आ सकते हैं, वहां से अपना लोन ट्रांसफर करवा लीजिए। वो क्या होगा, 1-2% फीस ले लेंगे। इसके अलावा जो और रिटर्न चार्जेस हैं, बैंक या एनबीएफसी कंपनियां, एचएफसी भी ऐसे ही करती हैं। ज्यादातर ये क्या करती हैं, जब आप होम लोन लेने के लिए जाते हैं तो उनका जो बैंक का एम्प्लॉइज होता है, जो आपसे बातचीत करता है, आपको बार डॉक्यूमेंट्स लेता है, आपको समझाता है, सारी रेट ऑफ इंटरेस्ट बताता है, वो क्या करते हैं बैंक और एनबीएफसी कंपनियां लोन के साथ इंश्योरेंस क्लब करके बेचते हैं। वो कहते हैं कि ये मैंडेटरी है। मैं इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, लोन सिक्योर के बारे में, क्यों जरूरी है, किसको करवाना चाहिए और कब करवाना चाहिए। आप इस विषय में अगर अधिक जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो वो पुरानी देख सकते हैं। अब वो क्या करते हैं, उसके साथ क्लब करके बेचते हैं। अगर आप उनको ये कहेंगे कि मुझे ये नहीं लेना, तो वो आपको वर्बली ये बोलेंगे कि मैंडेटरी है, इसके बगैर आपका लोन नहीं होगा। ऐसा नहीं होता, ये मैंडेटरी नहीं है और इसको मैंडेटरी कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि हम इसको ऐसे समझेंगे कि लोन की जो परमिशन बैंक या एनबीएफसी एचएफसी कंपनी ने लिया, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिया, एसबीआई आरबीआई से लिया, और जो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करने की जो लाइसेंस उनको मिला है वो आईआरडीआई से मिला है। वो दोनों अलग अलग रेगुलेटर हैं। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं कहती कि इंश्योरेंस करवाने के लिए आपको लोन लेना पड़ेगा, और कोई भी लोन करवाने वाली कंपनी ये नहीं कह सकती कि लोन जब मिलेगा जब आप इंश्योरेंस करवाओगे। यह कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये अपना फायदा करने के लिए ऐसा करते हैं। वैसे लोन सिक्योर का फायदा बहुत है, बट ये क्या करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा पैसा आपसे चार्ज करते हैं। वो कैसे लोन सिक्योर कैसे करते हैं, इसमें भी दो इनके कंसेप्ट है। एक बोलते हैं लोन सिक्योर, एक बोलता है होम सिक्योर। इनमें दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। सामान्य बोलचाल की भाषा में तो हम सोचेंगे यार लोन सिक्योर कर लिया या होम सिक्योर कर लिया, बात तो एक है। नहीं, लोन सिक्योर का मतलब है जिस आदमी ने लोन लिया 20 साल के लिए, आज उसका लोन अप्रूवल हो गया, और अगले 20 साल में कभी भी वो नहीं रहा, हट गया, वो पूरा हो गया, उसकी डेथ होगी, तो वो लोन का अमाउंट उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी को इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। अब लोन सिक्योर का क्या मतलब है, लोन सिक्योर का ये मतलब है कोई भाई स्ट्रक्चर में कोई फॉल्ट आ गया, कोई भूकंप आ गया, भूचाल आ गया, बाढ़ आ गई, आग लगी, वो उसको कवर करेगा, ना कि आपके लोन को सिक्योर करेगा। लोन को वो कवर नहीं करेगा। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत से मैंने एनबीएफसी कंपनियों में ये गुल्लूगारा देखा है कि वो लोन सिक्योर भी करते हैं, होम सिक्योर भी करते हैं, और साथ में हेल्थ को भी सिक्योर कर देते हैं। वो तो इतने ज्यादा कलाकार देखे मैंने। आपको 50 लाख रुपए का अगर लोन देंगे तो आपके 5 लाख रुपए तो इंश्योरेंस के ही खपा कर देंगे, क्योंकि वो इंश्योरेंस करने की पावर ऑलरेडी उनके पास है। उन्होंने लाइसेंस ले रखा है या उन्होंने टाई अप कर रखा है उस कंपनी के साथ जो इंश्योरेंस कर रही है, वहां से उनको कमीशन आ जाती है। अब जब वो आपने लोन सिक्योर अगर ले भी लिया, उसका प्रीमियम ये दो तरह से लेते हैं। या तो एक बार लमसम अमाउंट ले लेंगे, भाई 50 लाख रुपए का आपका इंश्योरेंस हो गया अगले 20 साल के लिए, तो आपको 50,000 रुपए देने पड़ेंगे, 50-60 हजार रुपए, डिपेंड करता है आपकी एज कितनी है। अगर आपकी एज 50 साल की है, 50 लाख का ले रहे हैं, तो वो आपसे 2 लाख रुपए भी मांग सकते हैं। आपकी एज 25 साल है तो आपसे लगभग 60-70 हजार रुपए भी मांगते हैं। डिपेंड करता है कि आप एनबीएफसी कंपनी से लोन ले रहे हैं या बैंक से लोन ले रहे हैं। वो इस तरह से भी आपसे प्रीमियम चार्ज करते हैं, या फिर आप उनके साथ ज्यादातर एनबीएफसी कंपनी में तो ये लमसम अमाउंट ही लेते हैं। वो तो लोन सिक्योर भी कर दिया,
होम सिक्योर भी कर दिया, हेल्थ इंश्योरेंस भी कर दिया, 10 तरह के और आपके इंश्योरेंस कर देंगे और वो 50 लाख की बजाय 55 लाख रुपए का आपका लोन कर देंगे। बोलेंगे 50 का ही कागजों में, लेकिन जब आप नहीं ध्यान करेंगे, जब लोन अप्रूवल आएगा जिस पे वो साइन उसमें 55 लाख लिखा होगा। 55 लाख में से 5 लाख रुपए वो अपने पहले ही काट लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो मूल था वो मूल के ऊपर ही 10% ब्याज तो उसने आज ही अपनी जेब में डाल लिया और बाकी क्या ब्याज अब 50 लाख के ऊपर ब्याज नहीं देना, 55 लाख रुपए के ऊपर ब्याज देना है। यह इनकी टोटल और कोरी बदमाशी है। दूसरा प्रीमियम दूसरे तरीके से कैसे लेते हैं, आपकी ईएमआई में ही उसको ऐड कर देते हैं। अगर आपने 20 साल के लिए लोन लिया तो मोटा मोटा 1 लाख पे 1000 किस्त होती है, 50 लाख पे आपकी 50,000 रुपए किस्त होगी पर मंथ में। ईएमआई में अगर उसने उसको जोड़ दिया तो लगभग आपकी किस्त इंश्योरेंस की उसमें 500 रुपए पड़ेगी। लेकिन अगर आपने लमसम अमाउंट दे दिया तो आपको धारा 80C के तहत टैक्स में छूट मिल सकती है। इसमें अगर आपने ईएमआई के अंदर ही जुड़वा दिया तो उसमें धारा 80C में आपको छूट नहीं मिलती। उसमें आप एक तरीके से छूट ले सकते हैं कि आप बैंक से एक रसीद मांगो कि भैया हर महीने मुझे अलग से एक रसीद दो कि आपने जो मेरे से ईएमआई लिया इसमें इतना इंश्योरेंस का प्रीमियम है, तो आपको धारा 80C के तहत उसमें टैक्स में छूट मिल सकती है, अदरवाइज उसमें छूट नहीं मिलेगी। यह इनका ठगी करने का लीगल तरीका है। इससे आप बचाव करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप 50 लाख रुपए का, उसमें भी 2 तरह का ये इंश्योरेंस करते हैं। एक तो होता है कि फुल इंश्योरेंस, मतलब अगर अगले 20 साल के अंदर वो आदमी नहीं रहा तो उसको 50 लाख रुपए का ही उसका इंश्योरेंस है। अगर वो 10 साल के बाद हट गया बीच में से या 15 साल के बाद हट गया, उसने देने 15 लाख रुपए थे बैंक के एनबीएफसी के, तो 35 लाख रुपए वो अपने काट के और 15 लाख रुपए उसके जो नॉमिनी होता है उसको दे देते हैं। दूसरा तरीका ये क्या करते हैं, रिड्यूसिंग कर देते हैं इंश्योरेंस को भी। भाई किसी आदमी ने आज इंश्योरेंस करवाया, उसकी डेथ होगी 2 महीने के बाद, तो वो 50 लाख और उनका ब्याज वो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। और उसकी आदमी की 20 साल से 2 महीने पहले डेथ हुई तो उसको पैसा ही बैंक का मैक्सिमम 1.5-2 लाख रुपए देना होगा, तो वो 2 लाख रुपए देके इंश्योरेंस कंपनी बरी हो जाएगी। वो बाकी का पैसा वो उसके नॉमिनी को नहीं देगी। इससे अच्छा आप लोन सिक्योर तो आपको करवाना चाहिए, लेकिन लोन सिक्योर ना करवा के आप एक अलग से टर्म प्लान ले लें, वो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। अगर आपकी उम्र 25 से 30 साल है और आप 50 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं किसी भी बैंक की एनबीएफसी कंपनी से, तो वो आपसे लगभग 50-60 हजार रुपए उस 50 लाख रुपए को सिक्योर करने के लेंगे। और हो सकता है उसको वो रिड्यूसिंग कर दें इंश्योरेंस को, लेकिन टर्म प्लान में कभी रिड्यूसिंग नहीं होता। आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से अगर टर्म प्लान लेंगे और आपकी एज जितनी है और आप स्वस्थ हैं पूरे, तो आपको इजिली वो 15-20 हजार रुपए में, मैक्सिमम 15,000-16 हजार रुपए में आराम से 50 लाख रुपए का टर्म प्लान मिल जाएगा। तो मतलब आपके 35 हजार रुपए पर ईयर बचने शुरू हो गए। अगले 20 साल में आपके 7 लाख रुपए बच जाएंगे। और दूसरा और सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, भगवान ना करे आप बीच में से हट गए तो आपके नॉमिनी को वो पूरे 50 लाख रुपए मिलेंगे। आप हटे 15 साल के बाद हो और आपने बैंक का पैसा तो अब सिर्फ देना ही 5-7 लाख रुपए है या 10 लाख रुपए भरा है, तो वो 50 लाख रुपए जो मिलेंगे उसमें से आपका नॉमिनी 12 लाख 15 लाख जो भी देने हैं वो देके वो 35 लाख रुपए उसके पास बच जाएगा। उससे वो अपनी मंथली इनकम भी कर सकता है, उसको एक एफडी करवा सकता है। तो इस तरीके से आप अपना इनके इस जाल से बच सकते हैं। इसमें एक चीज और है, अगर आप लोन एलिजिबिलिटी आप अपनी कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे बैंक या एनबीएफसी कंपनी इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। आप किसी बैंक के पास गए कि भाई साहब मुझे लोन दे दो, तो वो शकल पे तो लोन देते नहीं है, वो तो कागजों के ऊपर लोन देते हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी आदमी की इनकम अगर 50 हजार रुपए पर मंथ है किसी भी काम धंधे से, बिजनेस से, जॉब से, तो उसको कितना लोन मिल सकता है। मोटा मोटा 40% तक इनकम के उसकी किस्त वो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बैंक के एनबीएफसी कंपनी 50% तक भी उसको कंसीडर कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई आप 50 हजार रुपए कमा रहे हो, आप 25 हजार रुपए आपके पास बचेंगे, 25 हजार रुपए आपके अपने पर्सनल
घर के खर्चों में खर्च हो जाएंगे, आपके पास 25,000 रुपए बच सकते हैं। अब जो वो 25,000 रुपए बचे और आपकी एक दो किस्त ऑलरेडी चली हुई है, किसी चीज की, कोई पर्सनल लोन है, कोई घोड़ा गाड़ी ले रखी है, कुछ ले रखा है आपने, तो वो उसकी किस्त भी उसमें से लेस करेंगे। मान लो आपकी 10,000 रुपए की किस्त ऑलरेडी चली हुई है, तो वो कहेंगे 25,000 रुपए तो भाई साहब आपका खर्चा हो गया और 10,000 रुपए आप किस्त पे कर रहे हो, आपके पास हमारी किस्त देने के लिए 15,000 रुपए बचेंगे। तो 1 लाख पे 1,000 रुपए किस्त, मैं पहले कैलकुलेशन इनकी बता चुका हूं, तो ये आपको ऑफर करेंगे कि भाई साहब हम आपको 15 लाख रुपए का लोन दे सकते हैं। अब आप इसको अगर बढ़ाना चाहें तो आप वो जो लोन आपके ऑलरेडी चले हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर जो पर्सनल लोन होते हैं, गाड़ी के लोन होते हैं, ज्यादा पर्सनल लोन तो 1, 2, 3 साल तक के ही होते हैं और गाड़ी का लोन भी ज्यादातर 3 या 5 साल का मैंने लोगों का देखा है। अब ये तो होगा नहीं कि आपने आज ही वो गाड़ी ली होगी या आज ही पर्सनल लोन लिया होगा, हो सकता है वो 3-4 साल आप उसको पे कर चुके हो, 6 महीने साल की उसकी किस्त है। सबसे पहले आप उसको भर दीजिए, अब कोई आप लोन ना लीजिए। अब आपको उसी इनकम पे आपको 25 लाख रुपए का लोन मिल सकता है, क्योंकि अब आपकी कोई और किस्त तो है ही नहीं। और इसके अलावा भी आप अगर उसको एलिजिबिलिटी को और भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपनी वाइफ को या अपने बच्चों को उसके साथ जोड़ सकते हैं। अगर आपकी वाइफ गृहिणी है और वो 25,000 रुपए पर मंथ कमा रही है या 20,000 रुपए भी कमा रही है तो 2.5 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स ही नहीं है। और या वो 30,000 रुपए भी कमा रही है तो उसका टैक्स तो थोड़ा सा ही बनेगा, वो आप उसका भर दीजिए, तो आपको 3,60,000 रुपए इनकम उधर से आपकी शो हो गई। मतलब आपकी वाइफ 30,000 रुपए कमाती है, अब उसके ऊपर कोई अगर लोन नहीं है तो वो 30,000 रुपए भी वो इधर ही जोड़ देंगे। वो कहेंगे भाई 25,000 में तो इनका खर्चा चल जाएगा और 25,000 रुपए इस आदमी के पास 50 में से बचे हैं, 25 लाख रुपए तो हम इसको लोन दे सकते हैं, इसकी वाइफ को 30 लाख रुपए लोन दे सकते हैं। अब उनको दोनों को क्लब करके आपको 55 लाख रुपए का लोन बैंक या एनबीएफसी कंपनी दे सकती है और उसको लोन सिक्योर भी कर देगी। लोन सिक्योर आप बैंक से करवाएंगे या आप, वो मैंने आपको पहले तरीका बता दिया कि उस तरीके से आप उसको करवा सकते हैं। और एक तरीका और है जो इसको कहते हैं बैंकों की एनबीएफसी का कंपनियों की भाषा में गुल्लूवारा, क्योंकि हमारे देश में क्या करते हैं ज्यादातर लोग पूरा टैक्स नहीं भरते हैं। जो सैलरी बेसिक है उनकी तो सैलरी दिख ही रही है, पर बहुत से आदमी ऊपर से भी पैसा लेते हैं, आपने देखा ही होगा गवर्नमेंट जॉब में। तो वो क्या करता है, बैंक देखता है यार इसकी इनकम तो कागजों में 50,000 रुपए, इसकी तो सैलरी 50,000 रुपए आ रही है, पर यूं तो यार इतने बड़े पद पे है, इतने बड़ी सरकारी नौकरी पे है, तो 2-3 लाख रुपए और ऊपर से ले लेता होगा, तो उसको वो 25 लाख रुपए की बजाय उसको 1 करोड़ रुपए का भी लोन दे देते हैं। या कोई बिजनेस व्यापार काम धंधा कर रहा है, वो आईटीआर भर रहा है 6 लाख रुपए की, 6 लाख के हिसाब से उसकी मंथली इनकम हुई 50,000 रुपए। ये एफआई करते हैं, फील्ड इन्वेस्टिगेशन, ज्यादातर इसमें ब्रांच हेड स्तर का अधिकारी उसकी फील्ड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है। उसको बोलते हैं कच्चे के पैसे। भाई ये आदमी 50,000 रुपए का तो टैक्स भर रहा है, हो सकता है ये 50,000 रुपए महीना ना कमा रहा हो, ये तो 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा हो, इसका तो ये टैक्स ही नहीं भर रहा, तो वो आपको 25 लाख की बजाय 1.25 करोड़ रुपया लोन भी दे सकते हैं। उसके अलावा भी आप अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, अगर आपकी इनकम मान लो 50,000 रुपए है बिजनेस से, काम धंधे व्यापार से या जॉब से, तो उसके अलावा आपकी कोई एफडी है उससे इनकम हो रही है, या आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड है आपके नाम है उससे आपकी इनकम हो रही है, या कोई आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं उससे आपकी पर मंथ की इनकम हो रही है, तो वो उसको भी जोड़ के आपका लोन की एलिजिबिलिटी बढ़ा सकता है। वो कोई गवर्नमेंट की, आरबीआई की कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं है कि किसी की इनकम 50,000 रुपए है तो आपको उसको 25,000 रुपए लोन देना, 25 लाख रुपए ही आपको लोन दे सकते हैं उसको, ऐसी कोई आरबीआई की गाइडलाइंस नहीं है। ये अलग अलग बैंकों ने, अलग अलग एनबीएफसी ने, एचएफसी कंपनियों ने अपने आप से ही इसको गाइडलाइंस को अपने बैंक के ऊपर लागू किया हुआ है। तो इस तरीके से वो कच्चे पैसे को देख के उसको कच्चा पैसा बोलते हैं, उनके जो हायर अथॉरिटी के आदमी है वो उसकी अप्रूवल दे देते हैं। इस तरीके से आपकी लोन की एलिजिबिलिटी भी बढ़ सकती है। और इन तरीकों से अगर आप इन सारे हिडन चार्जेस का ख्याल रखेंगे तो आप होम लोन लेते टाइम लाखों रुपए आप अपना बचा सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।